वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 23 की शुरुआत में हम जय का सीन देखते हैं, जो कि अपने कमरे में जा चुका था। उसको एक कमरा मिल चुका था। उसके अलावा आनंदी और सुरभि को भी अपना अपना कमरा मिल चुका था। उसके बाद हम जय का सीन देखते हैं, जो कि बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचने के बारे में सोच रहा था। जय कहता है कि मैंने राहुल से बात की। उसने कहा था कि जब हम ऑर्डिनरी रिलम पर होते हैं ना, तब हम अपनी मार्शल आर्ट की नींव को स्थापित करते हैं। यानी जो ऑर्डिनरी रिलम है ना, वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें जो बिगिनर स्टेज है ना, उसके 3 स्टेजेस है। उसमें से जब कोई भी इंसान बिगिनर स्टेज पर होता है ना, तब उसके पास 150 केटी की पावर होती है। जब कोई इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचता है ना, तब उसके पास 300 केटी की पावर होती है। लेकिन जब कोई एडवांस स्टेज तक पहुंचता है ना, तब उसके पास 500 केटी की पावर होती है। यानी उसके पंच में उतनी पावर होती है, उसकी मार्शल आर्ट उतनी ज़्यादा ट्रेन होती है। और जब कोई बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचता है ना, तब उसकी मार्शल आर्ट की असली शुरुआत होती है। और अगर कोई बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचना चाहता है ना, तब उसको अपनी पंच में सबसे पहले 500 केटी तक की पावर तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर उतनी पावर नहीं होती है ना, तब उसको बॉडी टेम्परिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में सीधा ही बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचने की कोशिश की थी, बिना अपनी मार्शल आर्ट की नींव को अच्छे से स्थापित किए हुए। तब उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत तब हुई थी जब वो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुके थे, क्योंकि उनकी नींव बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके अलावा राहुल ने उसको खास ध्यान देने को कहा था कि वो जल्दबाजी ना करे लेवल अप करने में। वो सबसे पहले बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचने के बारे में सोचे, जहाँ पे वो अपनी बॉडी को अच्छे से टेम्पर करे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सीधा ही ह्यूमन रिलम के अंदर बॉडी रिफाइनिंग या फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाए। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि वो कभी भी मॉर्टल रिलम तक नहीं पहुँच पाते। उसकी एनर्जी का जो पाथ होता है ना, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। पर गाइज हम लोग यहाँ पे नियॉन एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी कह के ही बुलाएंगे। कंटिन्यू करते हैं कहानी को। जय अपना शर्ट निकाल के एक्सरसाइज किए जा रहा था अपने कमरे में, और वो बहुत ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। और उसके बाद वो स्वॉर्ड घुमाने की भी एक्सरसाइज करता है। राहुल ने उसको जिस जिस तरीके से बताया था ना, वो उस तरीके से एक्सरसाइज करता है, ताकि वो जल्द से जल्द बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुँच सके। और राहुल ने उसको बताया था कि जब कोई इंसान बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुँचता है ना, तब उसके शरीर के अंदर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हल्का लगने लगता है। तब उसको समझ आ जाता है कि वो बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंच चुका है। और यही लक्षण होते हैं बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचने के। और बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, बिल्कुल ऐसे ही एहसास होते रहेंगे तुम्हें। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो। जो जय होता है वो कहता है कि मैं अभी तक बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी तक वो एहसास नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि मेरे पंच की पावर क्या है, क्या 300 केटी, 500 केटी, मुझे नहीं पता। और लेकिन मुझे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल ने मुझे बताया था कि जो बॉडी टेम्परिंग स्टेज है ना, उसके पहले स्टेज पर अगर कोई भी इंसान पहुंच जाता है ना, तो उसके पंच की पावर 1000 केटीज हो जाती है। जय अपनी एक्सरसाइज कर ही रहा था कि तभी वहां पे एक दरवाजा खुलता है और वहां पे निहारिका आ जाती है। जय उसको देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जय थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। जो निहारिका होती है ना, वो भी अपना मुंह फेर लेती है और कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम बिना कपड़ों की एक्सरसाइज कर रहे हो। जय कहता है तो क्या कपड़े पहन के एक्सरसाइज करनी चाहिए। निहारिका कहती है कि खैर वो सब कुछ छोड़ो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी। तुम चाहो तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो मार्शल आर्ट की, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती है और मैं तुम्हें कुछ सिखा सकती हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो। जो राहुल होता है ना, उसने उसको भेजा था जय के पास। निहारिका की बात सुन के जय कहता है कि ठीक है, रुक जाओ, मैं अपने कपड़े बदल के आता हूँ। और जय थोड़ी देर के लिए कपड़े बदल देता है और फिर निहारिका के साथ चला जाता है ग्राउंड में। जय जब गांव की खाली जगह पे पहुंचता है, तब वो देखता है कि आनंदी और सुरभि भी वहां पे थे, और उस गांव के मुखिया का बेटा भी वहां पर था। वो लोग निहारिका का इंतजार कर रहे थे। निहारिका जय के साथ वहां पर पहुंचती है। जो जय होता है ना, वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। निहारिका कहती है कि तुम सबसे पहले मेरे पे हमला करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे पहले सिखाना चाहती हूँ। उसके बाद ये लोग सीखते रहेंगे बाद में। और जो निहारिका के ऊपर जय हमला करने के लिए जाता है, निहारिका को जय बिल्कुल भी छू नहीं पाता है। निहारिका उसको उठा के पटक देती है और कहती है कि क्या तुमने पूरी जिंदगी में यही सीखा है क्या। जय जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या सीखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और जो जय होता है वो फिर से खड़ा होता है और अपनी उस दुनिया वाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है। निहारिका ये देख के हैरान हो चुकी थी कि ये किस तरह की मार्शल आर्ट है, और जय को कहती है कि ये तुमने कहाँ से सीखी, क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से यूनिक लग रही है मुझे।
और जो जय होता है ना वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन निहारिका की फुर्ती बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से वो उसको टच भी नहीं कर पाता है और फिर से जय जमीन पर गिर जाता है। निहारिका फिर मुखिया के बेटे को बुलाती है जिसका नाम एरिस था। एरिस फिर आगे आता है और निहारिका के साथ फाइट करने लगता है और वो निहारिका के साथ कुछ चालों तक टिकता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि बस मैं यहीं पर थक चुका हूँ। निहारिका कहती है कि ठीक है, और फिर वो आनंदी और सुरभि के साथ भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो लोग भी इतनी ज़्यादा नहीं टिक पाती है। और जो निहारिका होती है वो कहती है कि सबसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है ना वो एरिस का है, उसके बाद जय, उसके बाद आनंदी और सुरभि। और कहती है कि चलो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर आगे जाना है तो, क्योंकि लियांग एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से तुम तीनों का एडमिशन करवाया है लियांग एकेडमी के अंदर। और रही बात एरिस की, तो एरिस का एडमिशन वैसे भी हो चुका है। जय फिर निहारिका को कहता है, क्या लियांग एकेडमी नाइट सिटी के अंदर है? निहारिका कहते हैं कि हाँ, वो नाइट सिटी की सबसे पावरफुल एकेडमी है। नाइट सिटी के अंदर तकरीबन 3 एकेडमी है, उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल लियांग एकेडमी है, क्योंकि लियांग एकेडमी ही वो एकेडमी है जिसके अंदर कभी कभी स्काईलाइन के बंदे आते हैं और एडमिशन के लिए लेके जाते हैं लोगों को। हमारी सिटी अभी तक सेकंड लेवल की ही सिटी है। जिस दिन वो थर्ड लेवल तक पहुंचेगी ना, तब हमारी सिटी के अंदर कुछ पावरफुल स्काईलाइन के लोग भी आएंगे ताकि एडमिशन के लिए ले जाए लोगों को, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। जो जय होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका लियांग एकेडमी के अंदर एडमिशन हो जाता है। फिर वो खड़ा होता है और निहारिका के साथ फिर से फाइट करने के लिए कहता है। निहारिका कहते हैं कि इतनी मार खाने के बाद भी तुम लड़ना चाहते हो? जय कहता है कि हाँ। निहारिका कहती है कि सच में तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। निहारिका भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है पावरफुल लोगों से फाइट करने के लिए, और ऐसे खतरनाक लोग होते हैं ना जिनकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, उनके साथ निहारिका को फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जय निहारिका फिर से फाइट करने लग जाते हैं। बाकी तीनों उसको सिर्फ देख ही जा रहे थे। उसने अपने लिमिट तक अपने आप को पुश कर दिया था। इस वजह से जय को कुछ महसूस होता है और उसके पूरे के पूरे शरीर में खुजली महसूस होने लग जाती है, और फिर थोड़ा बहुत दर्द महसूस होने लग जाता है। और कुछ टाइम बाद वो दर्द रहता है, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होने लगता है और उसका शरीर सच में हल्का लग रहा था। इसका मतलब कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। और वो कहता है कि शायद से मैं ह्यूमन रिलम तक पहुंच चुका हूँ, बॉडी टेम्परिंग के पहले स्टेज तक। और निहारिका कहती है कि हाँ, तुम पहुंच चुके हो, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान तो नहीं होनी चाहिए थी। आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? फिर जय सोचने लगता है कि शायद से उस केव के अंदर जो वो एलिक्सर मिला था ना, उसको मैंने थोड़ा बहुत चखा था। उसकी एनर्जी अभी भी मेरे शरीर के अंदर रह चुकी होगी, जिसने मेरी मदद की होगी मुझे बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक पहुंचने में। शायद से मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी को मैं महसूस कर सकता था अपने शरीर के अंदर थोड़ी बहुत जलन को, और शायद से उसी वजह से मैं बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक जल्दी पहुंच पाया। कुछ टाइम बाद एक व्यक्ति आता है और कहता है कि राहुल ने आपको बुलाया है और कहा है कि जाने का वक्त हो चुका है। निहारिका कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारा जाने का वक्त आ चुका है। और एरिस भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो लियांग एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने वाला था। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम जाने के बाद वो लोग नाइट सिटी तक पहुँच जाते हैं। नाइट सिटी देखने में बहुत ज़्यादा आलीशान लग रही थी। उसका जो दरवाज़ा था ना, वही इतना ज़्यादा विशालकाय था ना, जिसको देख के जय भी कहता है सच में क्या कमाल की सिटी होगी। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आलीशान सिटी थी, और उसके आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी थी, और बहुत ज़्यादा छोटे मोटे घर, दुकानें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जो जय होता है ना, वो आसपास की जगह को देखे ही जा रहा था, और वो देखने के लिए चला जाता है और कहता है कि ये जगह सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। और वो यहाँ पे थोड़ी बहुत अलग ही प्रकार की एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। यानी यहाँ की जो एनर्जी थी ना, वो विलेज की एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी थी। यानी ये थी सेकंड लेवल की सिटी, जिसकी वजह से वो समझ पा रहा था कि ये क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो जय होता है ना, वो निहारिका को कहता है, आखिर अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है तो मुझे किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? निहारिका कहती है कि तुम यहाँ पे ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। जय जो होता है ना, वो कहता है कि इसका वैल्यू तुम मुझे समझा सकती हो? निहारिका कहती है कि जो ब्रोंज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। अगर तुम्हारे पास 5 ब्रोंज के सिक्के हैं ना, तो तुम यहाँ पे एक दिन के लिए कहीं पर भी रुक सकते हो, किसी भी सराय के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होगी। यहाँ तक कि खाने का खर्च भी तुम्हें खुद से उठाना पड़ेगा। उसके अलावा तुम यहाँ पे घर को रेंट रख सकते हो, जो कि एक महीने के लिए 70 ब्रोंज के सिक्के लगेंगे, लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादा बड़ा घर नहीं होगा। अगर तुम्हें अच्छा खासा घर खरीदना है ना रेंट पे, तो तुम्हें कम से कम 500 ब्रोंज कॉइन लगेंगे, अगर तुम्हें एक अच्छा खासा घर एक महीने के लिए रेंट पे लेना है तो। उसके अलावा अगर तुम घर खरीदना चाहते हो ना,
तो उसकी जो मिनिमम प्राइस है ना, वो कम से कम 1 सिल्वर कॉइन से शुरू होती है। 1 सिल्वर कॉइन के अंदर तुम्हें छोटा-मोटा घर मिल जाएगा और अगर तुम्हें बड़े घर खरीदने हैं ना, तो कम से कम तुम्हें कई सिल्वर कॉइन लगेंगे। 1000 ब्रोंज कॉइन जो होते हैं ना, वो 1 सिल्वर कॉइन बनाते हैं। 1000 जो सिल्वर कॉइन है ना, वो 1 गोल्ड कॉइन बनाते हैं और 1000 गोल्ड कॉइन उससे भी आगे एक करेंसी आती है। उसके बारे में हमारी सिटी के अंदर तो ट्रेड नहीं होता है, शायद से मेरे फादर को पता होगा। जो जय होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। जो जय होता है ना वो कहता है कि वैसे मुझे एक चीज़ ट्रेड करनी है, क्या ये चीज़ हो सकती है? और जय ने असल में उस एलिक्सर की बात की थी जो सिस्टम लेवल 1 तक पहुंचा था ना, तब उसको मिला था और उसको डबल करने के लिए वाइट बॉक्स के अंदर रख लिया था। वो जो होता है ना वो कल रात को ही डबल हो चुका था। इस वजह से वो सोच रहा था कि क्या किया जाए इस एलिक्सर का ही। फिर निहारिका उसके पास आती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई पावरफुल चीज़ है ना, तो तुम्हें उसको अपने पास संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। क्योंकि अगर तुम पावरफुल नहीं हो ना, तो यहाँ पे कोई भी तुम्हें मार के वो चीज़ें छीन ले सकता है। जय कहता है क्या तुम भी मुझे मार के वो सारी चीज़ें छीन लोगी? निहारिका कहती है क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? जय कहता है कि नहीं, असल में मैं वो सारी चीज़ें बेचने की बात कर रहा था, लेकिन इन सारे लोगों को बेचने की बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें बेचने की बात कर रहा था। क्या तुम वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो? जो निहारिका होती है वो कहती है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ तुम मुझे बेच रहे हो, लेकिन अभी के टाइम पे बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिटी के अंदर हैं। हम लोग अपने घर पे पहुँच जाएंगे ना, उसके बाद बात करते हैं। जय कहता है कि ठीक है। कुछ टाइम बाद वो लोग निहारिका के कोर्टयार्ड तक पहुँच जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशालकाय था और साथ ही साथ वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे घर बने हुए थे। यानी निहारिका की जो फैमिली थी ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जो निहारिका ने कहा था वो बिल्कुल सच था कि उसकी फैमिली नाइट सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचा ओहदा रखती है, जिसको नाइट सिटी में वर्मा फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। वर्मा फैमिली का जो हेड होता है ना, आर्यन वर्मा, वो बाहर आता है और कहता है कि बेटी तुम आ गई। और वो अपनी बेटी और बाकी लोगों को देखता है और वो देख के हैरान हो चुका था क्योंकि जब वो लोग गए थे ना तब 50 से 60 लोग थे, लेकिन जब वापस आया है ना तब सिर्फ 6 लोग थे और उसके साथ साथ 4 नए चेहरे भी थे उनके सामने। आर्यन वर्मा राहुल के पास जाता है और कहता है कि राहुल, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम लोग गए थे तब 60 लोग थे, लेकिन जब वापस आए हो तब सिर्फ और सिर्फ 6 लोग, और ये 4 लोग नए कौन है? राहुल कहता है कि हमें सबसे पहले अंदर जाना चाहिए, उसके बाद बात करते हैं। आर्यन वर्मा हाँ में सिर हिलाता है और सभी लोग घर में चले जाते हैं। जय घर में जाने के बाद वहाँ की शान और शौकत को देख के हैरान था और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग एक कोर्टयार्ड में चले जाते हैं जो कि एक छोटा सा कोर्टयार्ड था। और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग शांति से बैठते हैं। एक मेड उनके लिए खाना पानी लेके आती है। जो जय होता है ना वो भी वहाँ पे बैठा था, आनंदी सुरभि और मुखिया का बेटा, और वहाँ पे निहारिका थी, उसके अलावा राहुल थे। और उनके साथ जो बाकी के लोग थे ना वो तो भाड़े से रखे हुए लोग थे जो कि वहाँ पे अपने अपने घर वापस चले गए थे। उसके बाद जो निहारिका फादर होता है ना वो कहता है कि चलो राहुल, मुझे बताओ कि इस जर्नी में क्या क्या हुआ था। राहुल उनको सारी बातें बता देता है कि शुरुआत से लेके अंत तक क्या क्या हुआ था। आर्यन वर्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसको उस बियॉन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो शांत हो जाता है और कहता है कि चलो तुम लोग सुरक्षित वापस आ चुके हैं ना, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। और रही बात उस बियॉन की, तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राहुल कहता है कि आपको उसको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। राहुल उसको सारी बातें बता देता है। निहारिका का फादर बहुत ज़्यादा हैरान था और कहता है कि जो ये सब कुछ हुआ था क्या, मुझे पता ही नहीं था। और तुमने कभी मुझे अपने मास्टर के बारे में बताया नहीं है। तुम्हारे मास्टर के बारे में मुझे पता है कि तुम्हारा एक मास्टर है, लेकिन जब जब मैं तुम्हें पूछता हूँ तुम अपना मुंह फेर लेती हो, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं बताती हो। हमें नहीं पता कि तुम्हारा वो मास्टर अच्छा है या फिर बुरा है। निहारिका कहती है कि मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और साथ ही साथ उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और रही बात बुरे होने की, अगर वो बुरे होते तो आपको लगता है कि आप उसको रोक सकते थे? हमारी पूरी की पूरी नाइट सिटी मिलकर भी उनको नहीं रोक सकती है, क्योंकि एक मोर्टल रियलम के व्यक्ति की ताकत आप जानते ही है। उसका डैड चुप हो जाता है। वहाँ पे एक खामोशी हो जाती है। फिर जय अपनी बात को कहता है कि वो सारी चीज़ें जाने दीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे रहना है तो वो जगह कहाँ पे मिलेगी? और जय की बात को सुन के निहारिका कहती है कि हमारा एक नौकर तुम्हें बता देगा कि तुम किस जगह पे रह सकते हो। जो जय होता है ना वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मिस निहारिका और मिस्टर आर्यन का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। और जो जय होता है ना वो कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें भी बेचनी है, क्या आप मेरी उसके अंदर मदद कर सकते हो? फिर जो आर्यन का फादर होता है ना वो कहता है कि चीज़ें बेचने में और खरीदने में मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा व्यापारी हूँ। उसके साथ साथ मैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पेक्टर हूँ जो कि क्यूएस सेंसेशन के पीक लेवल पर हूँ। राहुल जो होता है ना वो कहता है कि क्यूएस सेंसेशन से मुझे याद आया कि मुझे भी आपको कुछ बताना है। और जो राहुल होता है ना वो कहता है कि मास्टर,
मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं भी क्यूए सेंसेशन लेवल तक पहुँच चुका हूँ। आर्यन की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम क्यूए सेंसेशन लेवल तक पहुँच चुके हो? राहुल कहता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन मैंने अपने लेवल के बारे में नहीं बताया था। उसके अलावा मैंने अपनी हड्डियों को सिल्वर लेवल तक मजबूत किया है और अपने ऑर्गन्स को 3 बार मजबूत किया है। यानी फर्स्ट एनहांसमेंट के चौथे लेवल तक पहुँचा हूँ और सेकंड एनहांसमेंट के तीसरे लेवल तक पहुँचा हूँ और क्यूए सेंसेशन के अभी के टाइम पे पहले लेवल पर हूँ। और ये बात सुन के वो हैरान हो जाता है आर्यन और कहता है क्या तुम इस लेवल तक पहुँच चुके हो? जो आर्यन होता है ना वो कहता है कि हमारी पूरी सिटी में अगर देखा जाए ना तो किसी ने भी सिल्वर लेवल की हड्डियों को मजबूत नहीं किया है। और जो आर्यन होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद से अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें अभी और ज़्यादा आगे जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ज़्यादा उज्जवल है। और रही बात मेरी, तो मैंने तो सिर्फ आयरन लेवल की हड्डियों को ही मजबूत किया था और अपने ऑर्गन्स को सिर्फ एक बार ही मजबूत किया था। राहुल कहता है कि नहीं मास्टर, जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तब मुझे किसी ने मदद नहीं की थी, सिर्फ आपने ही मेरे को मदद की थी। आपको ये भी नहीं पता था कि मैं पैसे वापस करूँगा भी कि नहीं करूँगा, लेकिन तब भी आपने मेरी मदद की थी। और इस वजह से मैं आपको, जब पावरफुल हो चुका हूँ मैं, तब मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। आर्यन कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे भविष्य को ख़राब करूँ। इस वजह से जब निहारिका यहाँ से चली जाएगी ना, तब तुम भी उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ चले जाना, ताकि वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके और उसके साथ साथ तुम भी आगे बढ़ सकती हो। जो राहुल होता है ना वो कहता है कि ठीक है मालिक। और जो राहुल होता है वो कहता है कि एक और चीज़ के बारे में बताना है, और वो जय को आगे करता है और कहता है कि इसी बच्चे की वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बना था। जो एलेक्ज़र उसने दिया था ना, उसी एलेक्ज़र की वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बना था। उसके साथ साथ ये जो बच्चा है ना वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्काईलाइन से बिलोंग करता है, और स्काईलाइन का जैसे ही आर्यन नाम सुनता है ना, वो हैरान हो जाता है और जय की तरफ देखने लगता है। जय एक्टिंग करते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को राज रखें। मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को किसी और को बताएं। और एरिस भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि जो बच्चा उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था वो इतने ज़्यादा पावरफुल स्काईलाइन से बिलोंग करता है, क्योंकि स्काईलाइन से बिलोंग करना कोई आम बात नहीं है। और जो जय होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे आपको कुछ बताना था कि असल में वो एलेक्ज़र को बाहर निकालता है, जो कि उसने डबल करने के लिए रखा था ना, वो डबल हो चुका था। और उस एलेक्ज़र को कहता है कि मुझे इस एलेक्ज़र का दाम पता करना है। आर्यन कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम इस छोटी सिटी के अंदर बेच क्यों रहे हो? जय कहता है कि मुझे इस सिटी के अंदर कुछ टाइम तक रहना है, इस वजह से। आर्यन कहता है कि ठीक है, और आर्यन उस लिक्विड को देखने लगता है और उसको सूंघता है और कहता है कि ऐसे तो मैं इसको नहीं पता कर सकता। इस वजह से वो उसको कहता है कि ठीक है, एक नौकर को बुलाता है और कहता है कि तुम इसको हमारे व्यापारी संगठन के एल्केमी मास्टर की कक्ष में ले जाओ। और कहता है कि लेकिन एल्केमी मास्टर तो अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। फिर जो आर्यन होता है ना वो कहता है कि जब वो अवेलेबल हो ना, तब उसको तुम दे देना, तब तक तुम वहाँ पर ही रहना, उनके घर के सामने। जो वो नौकर होता है वो कहता है कि ठीक है मालिक, और वो लेके चला जाता है। और आर्यन इसको एक और बात कहता है कि ज़रा संभाल के, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती है, गिर ना जाए, संभाल के। वो नौकर कहता है कि ठीक है। जो जय होता है वो कहता है कि ठीक है, आप लोगों को बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमारे कोर्टयार्ड में भी रह सकते हो, क्योंकि हमारे कोर्टयार्ड में बहुत सारे गेस्ट हाउस खाली बच पड़े हुए हैं। इस वजह से तुम वहाँ पे रह सकते हो, मैं किसी नौकर को कह के वहाँ पे सफाई करवा दूंगा। जय कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वो निहारिका की तरफ देखने लगता है। निहारिका कहती है कि ठीक है, तुम्हें वहाँ पर ही रुकना चाहिए। जय कहता है कि ठीक है, आपकी इतनी ज़्यादा खातिरदारी के कारण मैं आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आनंदी, सुरभि और जय तीनों अलग अलग कोर्टयार्ड में रुक चुके थे। जय जो होता है ना वो अपने घर में जाने के बाद फिर से प्रैक्टिस करता है। कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने सिस्टम को देखने लगता है, और सिस्टम को जैसे ही देखता है ना तो उसके अंदर जो लो लेवल का मिशन था ना वो कंप्लीट दिखाता है। जो मिड लेवल का मिशन था ना वो पे फेल बताता है, और जो हाई लेवल का मिशन था ना वो अभी भी अवेलेबल था। उसको पता चलता है कि जो नॉर्मल टीयर मिशन है ना, लो, मीडियम और हाई लेवल के, वो हर वीक आया करेंगे। और जो हैवी टीयर के मिशन है ना, सुपर टियर, टॉप टियर और मिथिक टियर के, वो हर महीने आया करेंगे। और अभी के टाइम पे कोई भी हैवी टियर का मिशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टियर के मिशन अवेलेबल है, जिसमें से एक तो उसने कंप्लीट कर दिया है और दूसरा फेल हो चुका था। और जो तीसरा मिशन है ना हाई लेवल का, वो अभी भी अवेलेबल है। वो उस मिशन को देखने लगता है, जो कि 10 घंटे सिर्फ बचे हुए थे। अगर 10 घंटे में अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तब वो मिशन वहाँ से गायब हो जाएगा और दूसरा मिशन आने में 1 हफ्ता लगेगा। जय उसको देखने लगता है कि उस मिशन में क्या लिखा हुआ था। उसको एक लड़की और एक लड़के को बचाना था। मिशन का जो टाइम था ना वो 2 दिन था। 2 दिन के अंदर उसको वो काम पूरा करना था। मिशन को कंप्लीट करने पर उसको 500 पॉइंट मिलेंगे, और अगर अच्छा काम कंप्लीट किया तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर मिशन को फेल किया तो कोई भी पेनल्टी नहीं होगी। और मिशन को आप क्या एक्सेप्ट करना चाहोगे? जय एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता है,
और वो मिशन एक्सेप्ट हो जाता है। उसके पास सिर्फ 2 दिन थे और जो जय होता है वो कहता है कि चलो मुझे जल्दी से जल्दी इस मिशन के बारे में पता करना होगा। और जो उसके ऊपर डिटेल भी लिखी हुई थी मिशन की, और मिशन का जो टाइमिंग होता है, जो लोकेशन होती है, वो सब कुछ मेंशन था। और गाइस वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी और यहाँ से जय की कहानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जय को डिसाइड करना होगा कि वो किसको चूज़ करेगा आगे जाके। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव ट्रायंगल और अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। ये गाइस पूरी हैरम बेस्ड नॉवेल है। सो आप गाइस चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा और सिस्टम विस्टम सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।